नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। काफ़ी समय बाद हम मुखातिब हो रहे हैं और मुखातिब होने का एक महत्वपूर्ण रीज़न है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक घटना घटित हुई है लोकपाल, जो पॉलिटी में एक बहुत बड़ा इश्यू है, पॉलिटी में एक बहुत बड़ी घटना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दृष्टि से भी एक बहुत ही बड़ी घटना है जिस पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं, लोकपाल व लोकायुक्त। तो आज हम चर्चा करेंगे लोकपाल। आप और हम होली के कलर में डूबे हुए थे, होली के रंगों में सरोवर थे और देश लोकपाल पे चर्चा कर रहा था। तो हम चर्चा करेंगे आज लोकपाल पे। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013, इस पे चर्चा करेंगे। हम इसकी पहले पृष्ठभूमि पे चर्चा करते हैं। राजस्थान आरपीएससी का एग्जाम हो, भले ही वो यूपीएससी का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का और कोई एग्जाम हो, पॉलिटी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है लोकपाल व लोकायुक्त। लोकायुक्त के क्वेश्चन तो आरपीएससी अक्सर पूछती रहती है और लोकपाल के क्वेश्चन पहले नहीं पूछे गए हैं क्योंकि नियुक्ति अभी हुई है। तो लोकपाल की अब नियुक्ति हुई है, तो जिस प्रकार लोकायुक्त के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले एग्जाम में, इसी प्रकार अब लोकपाल के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो यूपीएससी और आरपीएससी दोनों के लिए समान रूप से ये टॉपिक अपने लिए महत्वपूर्ण है, तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि पे देख लेते हैं। किसी भी टॉपिक की अपन पृष्ठभूमि पे चर्चा करते हैं। यदि हम लोकपाल की पृष्ठभूमि पे चर्चा करें तो यूरोप महाद्वीप में 3 देश है ऊपर। यूरोप महाद्वीप में 3 देश है। यहां पे देश है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इन तीनों देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। और हमने देखा कि यहां पे एक देश है स्वीडन। इस स्वीडन देश में 1809 में एक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था का नाम था ओम्बुड्समैन। स्वीडन देश में 1809 में एक संस्था की स्थापना हुई, ओम्बुड्समैन। इसे वॉच डॉग भी कहा जाता है। वॉच डॉग यानी निगरानी सिस्टम, निगरानी करने वाली संस्था या ओम्बुड्समैन कहा जाता है। और स्वीडन में जो भाषा बोली जाती है वो स्वीडिश। और स्वीडिश भाषा में ओम्बुड्समैन का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है शिकायत, आमजन की शिकायत का निवारण करता। तो वापस देख लेते हैं। यूरोप महाद्वीप में एक देश है स्वीडन, और स्वीडन में 1809 में एक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था का नाम है ओम्बुड्समैन। और ओम्बुड्समैन को स्वीडिश भाषा में, स्वीडन में स्वीडिश भाषा बोली जाती है और उसका अर्थ होता है आमजन की शिकायत का निवारण करता। अब स्वीडन में एक संस्था थी ओम्बुड्समैन जो जनता की शिकायतों का निवारण करती थी। इसी की तर्ज पर भारत में जो संस्था बनी थी उसका नाम था लोकपाल व लोकायुक्त। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि जिस प्रकार स्वीडन में ओम्बुड्समैन संस्था है, उसी प्रकार केंद्र सरकार में कौन सी संस्था है? लोकपाल। और राज्य सरकार में कौन सी है? लोकायुक्त। लोकपाल व लोकायुक्त। तो आपसे पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि ओम्बुड्समैन की तर्ज पर भारत में कौन सी संस्था है? लोकपाल। और कौन सी है? लोकायुक्त। लोकपाल केंद्र सरकार में होता है और लोकायुक्त राज्य सरकार में होता है। तो ये केंद्र स्तर पे होता है और ये राज्य स्तर पे होता है। तो ये लोकपाल और लोकायुक्त वर्ड कहां से आए, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जोधपुर के प्रसिद्ध कानूनविद थे LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी। ये जोधपुर के, अपने राजस्थान जोधपुर के प्रसिद्ध कानूनविद थे। ये जोधपुर के प्रसिद्ध कानूनविद या न्यायविद थे, विधिवेता थे, कानून के जानकार थे। तो जोधपुर के प्रसिद्ध कानूनविद थे कौन से? लक्ष्मीमल सिंघवी। इनका आपने पंचायती राज में भी नाम आता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 1986 में राजीव गांधी के समय, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तब 1986 में LM सिंघवी
समिति का गठन किया गया था और इसी समिति ने पहली बार कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। राजीव गांधी ने प्रयास भी किया था लेकिन असफल हो गए। 64वां और 65वां संविधान संशोधन लेके आए थे। उसके बाद पीवी नरसिंह राव के समय 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत पंचायती राज और नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने की थी? एल.एम. सिंघवी समिति ने। आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। उनकी याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तब भी आपका आंसर क्या होगा? एल.एम. सिंघवी समिति ने। अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2002 में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन हुआ। इसने कहा था कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए। तब से 2003 में पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था नई दिल्ली में और 2015 तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा, लेकिन 15 के बाद प्रत्येक 2 वर्ष के बाद मनाया जाने था। और अभी हाल ही में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में मनाया गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसकी डेट चेंज की गई। ये 7 से 9 जनवरी को नहीं मनाया गया, ये 21 से 23 जनवरी को मनाया गया। अब आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे नीचे लिख के बताएंगे कि इस बार वर्ष 2019 में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में मनाया गया 21 से 23 जनवरी को, और हमेशा प्रवासी भारतीय दिवस 7 से 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार ऐसा क्या हो गया कि इस प्रवासी भारतीय दिवस की डेट चेंज करनी पड़ी भारत सरकार को? तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण इसकी डेट क्या हो गई? चेंज हो गई। 7 से 9 जनवरी को नहीं मनाया जाकर 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 21 से 23 जनवरी को मनाया गया। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की जो सिफारिश की थी वो भी किस समिति ने की थी? एल.एम. सिंघवी समिति ने की थी। और लोकपाल व लोकायुक्त शब्द देने वाली समिति भी कौन सी थी? एल.एम. सिंघवी समिति। इसी ने अब तक एल.एम. सिंघवी जो जोधपुर के प्रसिद्ध कानूनविद थे, उन्होंने भी सबसे पहले लोकपाल व लोकायुक्त शब्द दिया। तो लोकपाल व लोकायुक्त शब्द का प्रयोग करने वाले भी कौन थे? एल.एम. सिंघवी थे। और पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात भी किसने की? एल.एम. सिंघवी ने। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की बात भी किसने की? एल.एम. सिंघवी ने। और ये एल.एम. सिंघवी कहाँ के थे? ये हमारे राजस्थान जोधपुर के प्रसिद्ध कानूनविद थे। अब लोकपाल व लोकायुक्त शब्द चर्चा में आ गया था। अब उसके बाद 5 जनवरी 1966 को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। 5 जनवरी 1966 को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। और इस प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए थे मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई बाद में प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उनके स्थान पर इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, मोरारजी देसाई के स्थान पर जो अध्यक्ष बनाया गया था के हनुमंतैया को। के हनुमंतैया बाद में इसके क्या बने? अध्यक्ष। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ? 5 जनवरी 1966 को। प्रशासन में क्या करना था? सुधार। प्रशासन का मतलब जितने भी हमारे आईएएस होते हैं, ठीक है, आईपीएस होते हैं, ये सारे हमारे प्रशासनिक ऑफिसर आते हैं। तो प्रशासन में सुधार करने के लिए, उसमें भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाए, इसके लिए एक आयोग बना। उसका नाम रखा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका गठन हुआ 5 जनवरी 1966 को। अध्यक्ष कौन बने? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के अब जब प्रधानमंत्री बन गए तो इनके स्थान पर अध्यक्ष कौन बने? मोरारजी देसाई के बाद इसी के अध्यक्ष बने थे के हनुमंतैया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई के स्थान पर कौन बने थे? के हनुमंतैया बने थे। और यह गठन हुआ था इंदिरा गांधी के सरकार के समय। 1966 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इस समय इनका क्या हुआ था? गठन। अब देखिए दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में हुआ था और 1967 में इसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी थी। जो प्रारंभिक रिपोर्ट होती है उसे बोलते हैं अंतरिम रिपोर्ट। तो 1967 में इसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी थी और इसी अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया था कि किसका गठन किया जाए? भारत में लोकपाल व लोकायुक्त जैसी संस्था का गठन किया जाना चाहिए। तो आप सोचेंगे आपसे पूछें लोकपाल के गठन की सिफारिश किसने की थी? तो लोकपाल के गठन की सिफारिश किसने की थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल जैसी संस्था होनी चाहिए ऐसी सिफारिश की थी। लेकिन ये शब्द देने वाले कौन थे? एल.एम. सिंघवी थे। अब देखिए, लोकायुक्त अलग से पढ़ेंगे। लोकायुक्त राजस्थान में हर राज्य का अलग अलग होता है, हर राज्य में लोकायुक्त होता है। तो लोकायुक्त राज्य स्तर की संस्था है, ठीक है। तो लोकायुक्त हम अलग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जब होगा तो मैं लोकायुक्त की अलग से चर्चा करूंगा आपके लिए।
अभी हम किसकी चर्चा करें? लोकपाल चर्चा में रहा है तो इसी की चर्चा करेंगे। अब देखिए 1967 में अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि लोकपाल होना चाहिए। तब आपको पता है इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 1968 में पहली बार प्रथम लोकपाल विधेयक लेके आए। लोकपाल विधेयक, तो प्रथम लोकपाल विधेयक, आपको पता है जब कानून बनाना होता है तो सबसे पहले क्या आता है? विधेयक लोकसभा में रखा जाता है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में, बाकी किसी भी सभा में रख सकते हैं, लोकसभा में भी रख सकते हैं और राज्यसभा में, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। लेकिन धन विधेयक को सबसे पहले कहां रखते हैं? लोकसभा में रखते हैं। तो आप लोकसभा में रखा मानो तो फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो अधिनियम का रूप ले लेगा। तो सबसे पहले हम विधेयक लेके आते हैं। तो भारत में लोकपाल होना चाहिए, ये किसने कहा? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। इसी की सिफारिश पर आपको पता है 1968 में, अगले ही साल 1968 में प्रथम लोकपाल विधेयक लाया गया। लेकिन ये लोकसभा से तो पारित हो गया, राज्यसभा से पारित नहीं हुआ। लोकसभा से तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हुआ। इस प्रकार लोकपाल संस्था का गठन नहीं हो सका। और उसके बाद लगा, आपको बताए 2011 तक 10 विधेयक लेके आ चुके हैं। कितने विधेयक? 10। लेकिन 10 विधेयक पारित नहीं हुए थे। तो सबसे ज्यादा विधेयक किसके बारे में आए? लोकपाल के बारे में। ठीक है, तो लोकपाल है तो प्रथम विधेयक कब लेके आए थे? 1968 में। और आपको बता दें कि 11वां विधेयक, 10 विधेयक ला चुके थे लेकिन वो सफल नहीं हुए। लोकसभा से पारित होता है तो राज्यसभा से पारित नहीं होते, राज्यसभा से हो जाते तो आपको पता लोकसभा से पारित नहीं होते। उसके बाद 11वां लोकपाल विधेयक, 11वां लोकपाल विधेयक 2011 में लाया गया। 11वां लोकपाल विधेयक 2011 में, और यही तब लाया गया जब आपको पता मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और अन्ना हजारे का नाम सुना होगा, जिन्होंने लोकपाल या जन आंदोलन चलाया था। अन्ना हजारे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने भारत में लोकपाल जैसी संस्था होनी चाहिए, इसके लिए भारत में एक मुहिम छेड़ी, एक आंदोलन छेड़ा। और अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था 2011 में, और उस आंदोलन के कारण जब प्रेशर हुआ, जब सरकार पर दबाव पड़ा, तब सरकार 11वां लोकपाल विधेयक लेके आई 2011 में, अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद। अब यह विधेयक आया तो यह आपको पता है 2011 में आया, लेकिन 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा से पारित हो गया। 13 में पारित हो रहा है, आया 11 में था, 13 में। 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा से पारित, 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा से पारित अगले ही दिन, और 1 जनवरी, दिसंबर के बाद जनवरी, 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने जी ने क्या दे दी? मंजूरी, राष्ट्रपति से मंजूरी, राष्ट्रपति से मंजूरी। और 16 जनवरी 2014 को लोकपाल जैसी संस्था का अस्तित्व में आ गई थी। तो आपको 16 जनवरी 2014 को लोकपाल संस्था क्या हो गई? का गठन हो गया, यानी लागू हुई। तो लोकपाल जैसी संस्था, लोकपाल जो विधेयक आया था वो लागू कब से हुआ? 16 जनवरी 2014 से। अब हमारे भारत देश में कौन सी संस्था बन गई? लोकपाल संस्था बन चुकी थी, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई थी। लोकपाल संस्था 2014 में बन चुकी थी, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति 2019 में हुई। 19 मार्च 2019 को लोकपाल की नियुक्ति हुई, ठीक है। और 23 मार्च 2019 को, 2 दिन पहले ही आपको पता है कि शपथ दिलाई गई। पिनाकी चंद्र घोष जो भारत के प्रथम लोकपाल बने, ठीक है, उनको क्या दिलाई गई? शपथ दिलाई गई 23 मार्च 2019 को। संस्था बन गई है, देख लीजिए दोस्तों, 2014 में, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति कब हुई? 2019 में। अब देखिए, कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला होगा 50 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ। दोस्तों, पहली बार लोकपाल बनाने के लिए विधेयक कब लेके आए थे? 1968 में लेके आए थे। और इसमें यदि 50 वर्ष जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 2018। 2018 तक भारत में लोकपाल नहीं बना। लोकपाल, आपको पता लोकपाल की नियुक्ति कब हुई है? 2019 में। तो देख लीजिए 1968 से 2018 तक कितने वर्ष हो जाते हैं? 50। इस 50 वर्षों तक हमें लोकपाल का क्या करना पड़ा? इंतजार। इसलिए न्यूज़पेपर में हेडिंग में भी पढ़ना मिला कि 50 वर्षों का लोकपाल का इंतजार हमें क्या हो गया? समाप्त हो गया, क्योंकि 2019 में लोकपाल की क्या हो चुकी है? नियुक्ति। अब आपके मन में बहुत सारे विचार और होंगे, सर लोकपाल क्या कार्य करेगा, लोकपाल के क्या फायदे होंगे, इसकी नियुक्ति कैसे हुई, ठीक है, इसका कार्यकाल क्या है, सारे डाउट्स अपन क्लियर करेंगे यहाँ। अभी तो मैंने सिर्फ आपको पृष्ठभूमि बनाई है कि कितने वर्षों का इंतजार था हमारा, जो अब क्या हो गया है? पूरा हो गया है। वापस रिपीट कर देता हूं जल्द से। हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा कि स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्था के स्थान पर भारत में कौन सी संस्था है? केंद्र में लोकपाल और राज्य में कौन सी है? लोकायुक्त है।
अब आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा कि बताओ लोकपाल शब्द देने वाले कौन थे? एल.एम. सिंघी, जिन्होंने 1963 में लोकपाल शब्द दिया था। लोकपाल और लोकायुक्त शब्द देने वाले कौन थे? एल.एम. सिंघवी थे, जो जोधपुर के थे। अब आपसे पूछेंगे लोकपाल होना चाहिए, ये किसने सिफारिश की थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। बाद में अध्यक्ष कौन बने? के हनुमंतैया। ठीक है, इन्होंने कहा था कि लोकपाल होना चाहिए। ठीक है, इसी की सिफारिश इसने रिपोर्ट दी, अंतरिम रिपोर्ट 1967 में, और इसी की रिपोर्ट के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार ने प्रथम लोकपाल विधेयक लेके आए। लेकिन यह विधेयक आपको तो पारित नहीं हुआ। ऐसे विधेयक 10 बार और आ चुके थे, लेकिन 11वां विधेयक आया था 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद। और उसके बाद 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 1 दिसंबर को राष्ट्रपति से मंजूरी और 16 जनवरी 2014 को लागू हो गया। लेकिन लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी। लोकपाल की नियुक्ति 2019 में हुई है। अब देखो, यदि आपसे पूछा जाए भारत में 2 प्रशासनिक सुधार आयोग बने अब तक। पहला तो 1966 में, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बना है 2005 में, 5 अगस्त 2005 को, जिसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। तो ये पता होना चाहिए प्रशासन में सुधार के लिए 2 आयोग बने, 1966 में पहला और 2005 में दूसरा। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पृष्ठभूमि थी। अब चलते अपन लोकपाल पे। तो अब हम देखेंगे कि लोकपाल जो अभी वर्तमान में जो संस्था चर्चा में आई है वो कैसे हुआ। हमने अभी बताया था कि 2014 में लोकपाल विधेयक पारित हो चुका था, या लोकपाल संस्था का गठन हो चुका था। लोकपाल संस्था का गठन हो चुका था, लेकिन इस संस्था में, संस्था बनी थी ओनली, इसमें लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी। अब हुआ क्या, 2014 में जब लोकपाल संस्था बन गई और लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी, तो आपको पता है एक एनजीओ है कॉमन काज एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। कॉमन काज एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि लोकपाल संस्था बन चुकी है भारत में 2011 में, लेकिन सरकार ने अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं की। यह याचिका दायर की कॉमन काज एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की, 2017 में सुनवाई स्टार्ट की, और 2018 और अभी 2019 में कुछ दिनों, चंद दिनों पहले कहा था, आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 7 दिनों के अंदर लोकपाल की नियुक्ति होना चाहिए, और भारत के महान्यायवादी से इसे जवाब भी मांगा गया था। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 दिनों के अंदर लोकपाल बनना चाहिए। तब आपको पता है कि लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ी। तो किस एनजीओ का संबंध है? कॉमन काज एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दायर की थी? याचिका। अब आ जाते हैं, अब हुआ क्या 2019 में, क्या क्या लोकपाल की नियुक्ति। आपके मन में किसा 2014 में लोकपाल बन चुका था, तो 19 में नियुक्ति क्यों हुई? इतना डिले क्यों हुआ नियुक्ति को लेके? तो नियुक्ति कौन कौन करता है इसके बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, लोकपाल की नियुक्ति, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जोन में एग्जाम है पीटी का, यूपीएससी और आरपीएससी के एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड भी है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है, क्योंकि वही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जो करंट से लिंक होते हैं और सब्जेक्ट में भी होते हैं। तो ये लोकपाल आपके पॉलिटी के सिलेबस में मेंशन भी कर रखा है। यहां से अब आप सोचेंगे लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, पहला ऑप्शन आ जाएगा। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है, संविवेक से करता है, या कैसे करता है? तो आपके मन में विचार आएगा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है दोस्तों। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक चयन समिति की सिफारिश पर, एक चयन समिति की सिफारिश पर। लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? एक चयन समिति की सिफारिश पर। और यहां से आपसे क्वेश्चन और बनने की संभावना हो जाती है कि चयन समिति में कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी और ऐसे एग्जाम में अक्सर पूछ जाते हैं कि लोकपाल की चयन समिति में कौन सा व्यक्ति शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसकी चयन समिति में देख लेते हैं एक बार। तो चयन समिति एक तो होते हैं प्रधानमंत्री महोदय जी, एक तो प्रधानमंत्री महोदय जी होते हैं, जो इस चयन समिति के क्या होते हैं? हेड भी होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं। और एक इसमें होता है विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। लेकिन 16वीं लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि विपक्ष का नेता होने के लिए कुल लोकसभा सीटों का कितना आना चाहिए? 10% उस पार्टी को मिलना चाहिए। जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको कुल लोकसभा सीटों का 10% होना चाहिए। 545 वर्तमान में सीटें, तो इनका 10% होता है 54.5, यानी राउंड फिगर में कहे तो 55।
कम से कम 55 सीटें उसके पास होनी चाहिए, और कांग्रेस के पास पिछले 16वीं लोकसभा में 55 सीटें नहीं थी, तो विपक्ष का नेता लोकसभा में कोई भी नहीं था। तो ध्यान रखना, विपक्ष का नेता के लिए कम से कम शर्त क्या होनी चाहिए, कुल सीटों का 10% हासिल होना चाहिए, 10% सीटें प्राप्त होनी चाहिए, 55 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। और वो पिछली 16वीं लोकसभा चुनाव में, क्यों अब 17वीं की इलेक्शन होगी, ठीक है, तो 16वीं लोकसभा चुनाव में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था। अब एक होता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, और एक होता भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उनके द्वारा नामित, उनके द्वारा नामित जज, यानी उनके द्वारा कोई नाम जो सजेस्ट किया गया है, उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या जज। या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश खुद शामिल हो सकते हैं इस प्रोसेस में। रंजन गोगोई जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो खुद शामिल हुए थे। यदि वो चाहते तो उनके द्वारा कोई, सुप्रीम कोर्ट में 1+30 होते हैं, 30 में से किसी अन्य न्यायाधीश को भी भेज सकते थे, लेकिन वो खुद इस प्रक्रिया में शामिल हुए थे। और एक होता है प्रसिद्ध विधिवेता, कानून का जानकार, प्रसिद्ध विधिवेता, कानून का जानकार। और इसमें प्रसिद्ध विधिवेता हो, आपसे पूछा सकता है कि चयन समिति में अभी जो लोकपाल की नियुक्ति हुई, उस चयन समिति में प्रसिद्ध विधिवेता कौन थे, तो इसमें प्रसिद्ध विधिवेता के रूप में भाग लिया था मुकुल रोहतगी ने, जो भारत के पूर्व महान्यायवादी भी रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, मुकुल रोहतगी। इन्होंने प्रसिद्ध विधिवेता के रूप में भाग लिया था। तो चयन समिति में कुल कितने लोग होते हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि लोकपाल की नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति करता है, क्या संविवेक से करता है, नहीं, क्या मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, नहीं, तो किसकी सिफारिश पर करता है, चयन समिति की सिफारिश पर करता है। और चयन समिति में कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, कोई भी पद रिक्त होने पर चयन समिति पर यानी चयन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको पता ये पद रिक्त था, अभी लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है, लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था 16वीं लोकसभा में, फिर भी इसकी चयन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इनमें से कोई भी पद रिक्त है तो भी लोकपाल की चयन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो देखो इसमें टोटल व्यक्ति कितने होते हैं, 5, लेकिन इस बार जो प्रक्रिया में कितने हैं, 4 ही थे, कि कोई विपक्ष का नेता नहीं था और पद रिक्त होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन कौन थे, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी थे, लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे, और प्रसिद्ध विधिवेता के रूप में भाग किसने लिया था, मुकुल रोहतगी ने। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, सर ये तो ऑलरेडी पद पे होते हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध विधिवेता की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों प्रसिद्ध विधिवेता की नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन इसके नाम की सिफारिश जो ऊपर 4 व्यक्ति हैं, इन ऊपर 4 व्यक्ति ये एक नाम भेजेंगे किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस प्रसिद्ध विधिवेता की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। तो प्रसिद्ध विधिवेता की नियुक्ति कौन करता है, कि इसमें इसका चयन समिति प्रसिद्ध विधिवेता होगा कौन, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन ऊपर जो 4 सदस्य हैं, इन 4 सदस्य ये अपनी सिफारिश करेंगे, ये एक नाम भेजेंगे किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति प्रसिद्ध विधिवेता की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। तो वापस देख लेते हैं नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, किसकी सिफारिश पर, चयन समिति की सिफारिश पर। और यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि चयन समिति में कौन से व्यक्ति होते हैं या नहीं होते हैं। तो ऑप्शन आ सकता है कौन सा चयन लोकपाल की चयन समिति में नहीं होता है, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, या राज्यसभा का सभापति। तो 4 ऑप्शन आते हैं ऐसे, तो ऐसा भी आ सकता है। तो राज्यसभा का सभापति नहीं होता। कौन कौन होते हैं वापस देख लीजिए, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश और प्रसिद्ध विधिवेता। और प्रसिद्ध विधिवेता की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और आपसे पूछेंगे इन 4 व्यक्तियों की सिफारिश पर। अब ये क्या हो गई, इनकी नियुक्ति हो गई। अब लोकपाल की क्या हुई, नियुक्ति। अब देखो जब लोकपाल की नियुक्ति हो जाती है, तो अभी हाल ही में आपको पता है कि लोकपाल की नियुक्ति ये चयन समिति करेगी। चयन समिति आपको पता है एक नाम का सिलेक्ट करेगी, और वो नाम किसके पास भेजेगी, राष्ट्रपति के पास। अब हुआ क्या, नियुक्ति ने राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति ने इस जिम्मेदारी किसको दे दी, चयन समिति को। चयन समिति के पास कहां टाइम होता है, इसने भी अपनी जिम्मेदारी दे दी, इसने अपनी एक कमेटी बनाई, लोकपाल सर्च कमेटी। तो ध्यान रखना, इस चयन समिति ने भी एक कमेटी बना दी, लोकपाल सर्च कमेटी या समिति। इस लोकपाल सर्च समिति में 8 सदस्य थे। 8 सदस्यों की एक लोकपाल सर्च समिति बना दी, और ये इस समिति का कार्य था कि लोकपाल को सर्च करें कि भारत का अगला लोकपाल कौन होगा, भारत का प्रथम लोकपाल कौन होगा, इसकी सर्च कीजिए। तो इसने क्या करा, और इसके हेड बनाए गए थे, वो बनाया था रंजना प्रकाश देसाई को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
रंजना प्रकाश देसाई, जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला न्यायाधीश भी रह चुकी है, रंजना प्रकाश देसाई। इसको इस सर्च कमेटी का क्या बनाया, अध्यक्ष। और इसमें 8 व्यक्ति थे और इसमें राजस्थान के व्यक्ति थे ललित के पंवार, ये भी आपको याद होना चाहिए। ललित के पंवार जो आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, ललित के पंवार जो बाड़मेर के, ये भी इस समिति में क्या थे, सदस्य थे। तो लोकपाल सर्च कमेटी ने क्या करा, आवेदन मांगे कि जो जो लोकपाल बनने की इच्छा रखता है वो उसके लिए फॉर्म भर सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और उसमें लिखा हुआ स्पष्ट कि कम से कम 45 वर्ष लोकपाल का अध्यक्ष हो या लोकपाल का सभापति हो या सदस्य हो, उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 45। कम से कम आयु कितनी, 45 वर्ष। तो कम से कम जिनकी आयु 45 वर्ष है, यानी जो 45 वर्ष के हो चुके हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते थे। तो आपसे पूछ सकते हैं लोकपाल का सभापति बनने के लिए या सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष होनी चाहिए। अब इसने फॉर्म मांगे थे, अब लोकपाल सर्च कमेटी ने फॉर्म मांगे और उसके कुछ फॉर्म आए और उन फॉर्म में से 10 नाम सेलेक्ट किए। किसने, लोकपाल सर्च समिति ने। अब उसमें भी कुछ क्राइटेरिया रख दिया, सभापति के लिए योग्यता रख दी कि लोकपाल का सभापति वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो। दूसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, या प्रसिद्ध या सामाजिक कार्यकर्ता या प्रभुत्व सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो समाज के प्रभुत्व डोमिनेंट वर्ग से आता हो और उसे समाज सेवा का 25 वर्ष का क्या हो, अनुभव हो, वो व्यक्ति क्या बन सकता है, सभापति। जब इसने फॉर्म मांगे, लोकपाल सर्च समिति ने आपको आवेदन मांगे, तो आवेदन में स्पष्ट लिखा कि सभापति के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं। यानी सभापति के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हो या रह चुका हो, या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश वर्तमान में हो या रह चुका हो, या समाज के प्रभुत्व वर्ग का व्यक्ति हो और उसे समाज का 25 वर्ष का क्या हो, अनुभव हो, वो सभापति के लिए क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। ये फॉर्म किसने निकाले, लोकपाल सर्च कमेटी ने। उनके पास जो फॉर्म आए उनमें से जो योग्य उम्मीदवार थे उनके नाम किसके पास भेज दिए, चयन समिति के पास। चयन समिति ने उनमें से 10 नाम सेलेक्ट किए और वो 10 नाम सेलेक्ट करके किसके पास भेज दिए, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने 10 में से एक व्यक्ति पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त कर दिया। तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने, पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। ठीक है, कहां के रहने वाले हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले। इनका कलकत्ता, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में जन्म हुआ था। इनके बारे में और भी जानकारी देखेंगे। तो कैसे प्रक्रिया नियुक्ति होती है, वो सारी नियुक्ति की प्रोसेस मैंने आपको बताई। अब देखिए, हमने नियुक्ति की बात कर ली। अब देखते हैं कि लोकपाल संस्था की संरचना क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें एक लोकपाल एक संस्था है, तो इसमें एक सभापति होगा और 8 सदस्य होंगे। ये स्ट्रक्चर होगा 1 + 8, एक सभापति होगा और 8 सदस्य होंगे। तो इसके जो सभापति हैं, इसके जो प्रथम सभापति, लोकपाल पहली बार बना है, तो इसके जो प्रथम सभापति बने हैं उनका नाम क्या है, पीसी घोष। फुल फॉर्म पूछे तो पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र, पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, चंद्र घोष। पहला क्वेश्चन, भारत के लोकपाल के प्रथम या भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने, पीसी घोष। दूसरा क्वेश्चन, ये कहां के रहने वाले हैं, तो ये पश्चिम बंगाल के निवासी है। पूछ सकते हैं कहां के निवासी है, पश्चिम बंगाल के निवासी है, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इससे पहले क्या क्या, जब ये भारत के प्रथम लोकपाल बने उससे पहले ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे लोकपाल बनने से पहले। इससे पहले ये हैदराबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, हैदराबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इससे पहले ये कलकत्ता हाईकोर्ट, कोलकाता या कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो इन पदों को ये सुशोभित कर चुके हैं। तो ऐसा भी सीधे आ सकता है कि पिनाकी चंद्र घोष के बारे में कौन सा कथन सत्य या असत्य है। तो जो भारत के, ये एक तो पहला भारत के प्रथम लोकपाल बने हैं, किस के हैं, पश्चिम बंगाल राज्य के हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार, इससे पहले क्या थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे। ठीक है, हैदराबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। अब देखिए 8 सदस्य होंगे जिनमें
4 न्यायिक होंगे, 4 जुडिशियली होंगे, जिनकी न्यायपालिका से संबंधित 4 न्यायिक सदस्य होंगे। 4 सदस्य कैसे होंगे? न्यायिक। और 4 होंगे गैर न्यायिक सदस्य। 4 कैसे होंगे? गैर न्यायिक सदस्य। 4 सदस्य ऐसे होंगे जिनकी प्रकृति न्यायपालिका से जुड़ी होगी, यानी या तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में क्या रह चुके हैं? जज रह चुके हैं, यानी न्यायपालिका से रिलेटेड होंगे। और 4 व्यक्ति होंगे, वो एक तो एससी का होगा, एक एसटी का होगा, एक अल्पसंख्यक का हो सकता है, महिला का, एक महिला वर्ग से एक महिला होना जरूरी है, और एक ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो सकता है। इनमें से कोई 5, ध्यान रखना, एससी का हो सकता है, एसटी का हो सकता है, ओबीसी का हो सकता है, अल्पसंख्यक हो सकता है और महिला, इनमें से हो सकता है। तो 4 तो उनमें से होंगे और 4 कैसे होंगे? न्यायिक सदस्य। तो एग्जामिनर आजकल बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में लोकपाल संस्था का गठन हुआ, इसमें कौन सदस्य है या नहीं है, या कौन सा न्यायिक सदस्य है या नहीं है। न्यायिक में से आपको 3 दे देंगे, एक गैर न्यायिक में से दे देंगे, या कौन सा सदस्य है या नहीं। तो 8 सदस्य होते हैं, 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक। उन 8 के आपको नाम याद होना चाहिए। तो हम सबसे पहले न्यायिक सदस्यों की बात कर लेते हैं। तो न्यायिक सदस्यों में पहले हैं अजय कुमार त्रिपाठी। न्यायिक सदस्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैं अजय कुमार त्रिपाठी। AK पांडे भी नाम सुना होगा आपने, अजय कुमार त्रिपाठी। दूसरा जो आपको नाम मिलेगा वो मिलेगा अभिलाषा कुमारी, अभिलाषा कुमारी। तीसरा इसमें जो आपको नाम मिलेगा वो मिलेगा दिलीप बाबा साहब भोसले, दिलीप बाबा साहब भोसले। और न्यायिक प्रकृति का जो आपका चौथा सदस्य होगा वो होगा प्रदीप कुमार मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती। ये 4 न्यायिक प्रकृति के सदस्य होंगे। अब न्यायिक प्रकृति के सदस्य की योग्यता क्या है? मैंने सभापति की योग्यता तो बताती थी, भले ही वो सभापति बनना हो या सदस्य, कम से कम आयु 45 वर्ष। सभापति के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, वर्तमान में हो या रह चुका हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश वर्तमान में हो या रह चुका हो, या समाज के प्रबुद्ध वर्ग का व्यक्ति हो जिसको 25 वर्ष का अनुभव हो, वो तो सभापति की योग्यता थी। न्यायिक सदस्य की योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में न्यायाधीश हो या रह चुका हो, या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो, उनको न्यायिक सदस्य बनाया जाएगा। तो न्यायिक सदस्य कितने होते हैं? 4। उनके नाम याद होने चाहिए। पूछ सकते हैं हाल ही में लोकपाल संस्था का गठन हुआ, कौन सा न्यायिक सदस्य है या नहीं है। तो याद कैसे रखोगे? इसकी ट्रिक एक छोटी सी, वो याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम हॉल तक याद रहेंगे नहीं। अजय ने अभिलाषा को कहा, अजय ने अभिलाषा को कहा डीपी अच्छी लगा रखी। अपन भी कई बार तारीफ कर देते हैं कि यार आपकी डीपी अच्छी है, ठीक है। तो अजय ने अभिलाषा को कहा कि यार आपकी डीपी अच्छी है। तो अजय से क्या हो गया? अजय कुमार ऑप्शन आएंगे वहां। अभिलाषा से अभिलाषा हो जाएगी, डी से दिलीप और पी से प्रदीप। तो ये आपके 4 नाम याद हो जाएंगे न्यायिक, क्योंकि ऑप्शन आएंगे आपके, तो आपको तो ऐसा याद रखना है। अजय ने अभिलाषा को कहा कि यार डीपी अच्छी लगा रखी। अब 4 आपके हैं गैर न्यायिक सदस्य, तो उनकी बात करते हैं। गैर न्यायिक सदस्य में एक है अर्चना रामासुंदरम, अर्चना रामासुंदरम, ये भी महिला है, एक महिला है दोनों में, 8 में से 2 महिलाएं हैं। दूसरा है दिनेश कुमार जैन, दिनेश कुमार जैन। तीसरा यानी 2 आपके गैर न्यायिक हो गए। तीसरा जो गैर न्यायिक है वह है महेंद्र सिंह, और चौथा आपका गैर न्यायिक सकते हैं डॉक्टर इंद्रजीत। चौथा आपको जो गैर न्यायिक सदस्य मिलेगा वो मिलेगा डॉक्टर इंद्रजीत कुमार। तो देख लीजिए 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य। गैर न्यायिक सदस्य की जो ट्रिक मिलेगी आपको, वो मैं आपकी ट्रिक लिख देता हूं। जैसे इसकी ट्रिक लिखी, याद करना आसान हो जाएगा, नहीं तो 8 सदस्य नाम करना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ग्रुप में आपको पता है हर कोई ना कोई एडमिन होता है, ग्रुप जब बनाते हैं तो कोई ना कोई एडमिन होता है, ठीक है। अब देखो ये एडमिन है, ए का मतलब हो गया अर्चना, डी का मतलब हो गया दिनेश, एम का महेंद्र, और आई एन का मतलब इंद्रजीत, आई एन इंद्रजीत, ठीक है। तो ग्रुप में क्या हो गया? एडमिन। तो गैर न्यायिक वाले तो एडमिन होंगे, और ये कहेगा डीपी अच्छी है। अजय ने अभिलाषा को कहा डीपी अच्छी है। तो ये 8 सदस्य आपको याद हो जाएंगे, और अलग अलग याद हो जाएंगे, ये न्यायिक और ये गैर न्यायिक सदस्य।
अब दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। संरचना हमने देख ली, सभापति और 8 सदस्य, 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक, और वहां से पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। संरचना के बाद देखेंगे अब नियुक्ति हमने देख ली, उसके बाद हमने संरचना, अब देखेंगे हम कार्यकाल। अब हम क्या देखेंगे? कार्यकाल। दोस्तों यदि हम कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल होगा 5/70 वर्ष। क्यों? सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होंगे तो 65 वर्ष के तो वैसे हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि इनका कार्यकाल क्या होगा। लोकपाल के अपन कह सकते हैं, पूछा जाता है कि लोकपाल के सभापति और सदस्य का कार्यकाल कितना होगा। 5/70 का मतलब या तो 5 वर्ष पहले हो जाए या 70 वर्ष पहले से हो जाए। कैसे? मान लीजिए पिनाकी चंद्र घोष है, ये अभी 67 वर्ष के हैं, अब इनको लोकपाल बनाया है, तो आपको पता है कि ये 3 वर्ष काम करेंगे तब तक कितने हो जाएंगे? 70। तो पहले क्या हो जाएंगे? 70। 5 वर्ष तो नहीं होंगे लेकिन क्या हो जाएंगे? 70 वर्ष। तो इनको रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे प्रथम जो लोकपाल बने उनका लगभग कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष होगा। तो आपको पता है कि या तो 70 वर्ष पहले हो जाए या 5 वर्ष पहले हो जाए। मान लीजिए कोई 63 साल का बना है तो उसमें 5 वर्ष पहले हो जाएंगे, 70 नहीं होंगे, 68 हो जाएंगे। ठीक है, तो वो 5 वर्ष इसके क्या हो जाएंगे? पूरे। तो जानना कार्यकाल का मतलब या तो 5 वर्ष पहले हो जाए या 70 वर्ष पहले हो जाए। न्यूनतम आयु 45 वर्ष होती है और अधिकतम कितनी देख लीजिए? 70 वर्ष। शपथ कौन दिलाता है? तो आपको पता है इसको 23 मार्च को शपथ दिलाई गई। अभी 23 मार्च 2019 को अभी क्या दिलाई गई है? शपथ। और शपथ दिलाई है हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। तो आपसे पूछेंगे कि लोकपाल को शपथ कौन दिलाता है? शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर? चयन समिति की सिफारिश पर। कार्यकाल कितना होता है? 5/70 वर्ष होता है। अब आपसे पूछेंगे कि सर इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? आपको पता है इनको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। किस प्रक्रिया से? जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो महाभियोग प्रक्रिया होती है, आर्टिकल 124 में लिखा है। ठीक है, 124(4) में। तो हटाता कौन है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह। तो लोकपाल व उसके सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस प्रकार हटाया जाता है उसी प्रकार लोकपाल को हटाया जा सकता है। तो हटाया। अब देखो, अब आपके मन में विचार आ होगा, सर एक बार नियुक्ति होने के बाद पुनर्नियुक्ति की जा सकती है क्या? क्या भारत एक ही व्यक्ति 2 बार लोकपाल बन सकता है क्या? नहीं दोस्तों, इसमें पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। जैसे एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति कई बार लोकपाल नहीं बन सकता, पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। और अब आपसे पूछेंगे सर बताइए कि इसका कार्यकाल हो गया, शपथ हो गया, हटाने की प्रक्रिया होगी। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए सर इनके वेतन भत्ते। तो दोस्तों बता दें कि लोकपाल और उसके सदस्यों के वेतन भत्ते। तो लोकपाल का जो सभापति होगा उसका वेतन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान। और मैं बता दूं अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता 2,80,000। तो इसका वेतन भत्ता, सभापति का वेतन भत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होंगे। और जो 8 सदस्य होते हैं लोकपाल में, जो 8 सदस्य होते हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होते हैं। मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीशों के समान होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में बता दें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिला है 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश को वेतन मिलता 2,50,000। और इनके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। अब देखिए, यदि आपसे पूछेंगे कि बताओ लोकपाल के सभापति को वेतन कैसे मिलता है, तो सभापति को वही वेतन मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2,80,000। और सदस्य को वही वेतन मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,25,000। और यदि आपसे पूछेंगे कि इनका वेतन भत्ता हो गए, कार्यकाल हो गए, हटाने की बात होगी, ठीक है, पुनर्नियुक्ति होगी। अब एक विचार आ रहा होगा सर इसके दायरे में कौन कौन आएगा, तो लोकपाल क्या कार्य करेगा। तो दोस्तों बता दें कि ये लोकपाल जो संस्था है ये भारत में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, जितने भी सांसद है, वर्तमान हो या पूर्व सांसद, इनके विरुद्ध यदि किसी भी प्रकार की कोई जनता शिकायत करती है, इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित कोई शिकायत करती है, तो ये शिकायत कौन किसके पास कर सकती है? लोकपाल के पास। और लोकपाल इनकी शिकायतों को सुनेगा। तो जनप्रतिनिधि में आते हैं सांसद, वर्तमान हो या पूर्व सांसद। इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत किसके पास कर सकते हैं अपन? लोकपाल के पास। और लोक सेवकों के विरुद्ध, लोक सेवक में A, B, C और D चारों वर्ग के जो कर्मचारी होते हैं, IAS टॉप मोस्ट सर्विस IAS से लेके नीचे ग्रुप D के कर्मचारी, सभी कर्मचारी होते हैं वो कहलाते हैं लोक सेवक। और लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत भी किसके पास की जा सकती है? लोकपाल के पास।
तो लोकपाल क्या है? तो आमजन, जनप्रतिनिधियों और लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत किसके पास कर सकते हैं? लोकपाल के कर सकते हैं। तो लोकपाल के दायरे में कौन कौन आते हैं? वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, एबीसीडी ग्रुप के समस्त कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं। यदि हम बात करें कि लोकपाल के दायरे में कौन कौन आते हैं, तो आपको एक और चीज बता दें कि ये जो लोकपाल है, ये जो लोकपाल संस्था बनी है, लोकायुक्त अलग है, उसके दायरे में कौन आते हैं या नहीं आता वो अलग से अपन चर्चा करेंगे। लेकिन यदि हम लोकपाल की बात करें तो कौन इसके दायरे में आते हैं या नहीं आते। अब यहां से एक और मन में विचार आ रहा, सर ये जो लोकपाल है, लोकपाल के लिए एक आपको तो एनजीओ संबंधित था कौन सा? कॉमन कॉज। लोकपाल के लिए, लोकपाल से रिलेटेड एनजीओ कौन सा है? कॉमन कॉज है, ठीक है। तो लोकपाल के बारे में हमने जो चर्चाएं की थी कि लोकपाल क्या है, लोकपाल की नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल कैसे होता है, शपथ, और ये वार्षिक रिपोर्ट, लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देगा? तो लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देगा। लोकपाल अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट देगा वो किसको देगा? राष्ट्रपति जी को। ये अपना त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति जी को देगा। ये अपना त्यागपत्र भी किसे देगा? राष्ट्रपति जी को देगा। तो नियुक्ति कौन करता है? त्यागपत्र, शपथ, ये सारी प्रक्रिया हमने जी। तो भारत में जो प्रथम लोकपाल बने हैं, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष, 8 सदस्य बने, 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक, इन सब के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। तो ये एक टॉपिक था आपका लोकपाल, ठीक है, जिसके बारे में हमने समस्त चर्चा की। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा है तो कमेंट्स भी कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोकायुक्त के साथ मिलेंगे, ठीक है, तो उस पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि पॉलिटी का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लोकपाल व लोकायुक्त। इसके सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों।